Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 40 तक के क्वेश्चन। तो ये पेपर है GIC 2016 का, GIC का 2016 का पेपर है। इसमें इसकी फर्स्ट पार्ट आ चुका है, फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने 40 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एंड अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। और इस वाले वीडियो में ये है पार्ट सेकेंड, इसमें हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन क्या है? द पीरियोडिसिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी पीरियोडिसिटी क्या है? मीन्स जो मासिक धर्म की औसतन अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 28 डेज, मीन्स 28 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन इंडिया मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़। मीन्स भारत में जो सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, मीन्स बिल्कुल कॉमन, जो सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली पोषक तत्व की कमी से पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? एनर्जी प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, कैल्शियम डेफिशिएंसी, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी एंड विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो जो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो बिल्कुल कॉमन है, जो बेसिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो डिजीज़ है वो क्या है? वो है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। यहाँ पे एनर्जी और प्रोटीन दोनों का मालन्यूट्रिशन होता है तब होती है मैरस्मस। जब ओनली अगर हम प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात करेंगे तब वो हो जाता है क्वाशार्कर। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, ऑस्ट्रोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एवरेज वेट ऑफ हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी इज़ अराउंड। जो हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी है, उसका एवरेज वेट क्या होता है? मीन्स जो स्वस्थ नवजात शिशु है उसका जन्म के समय उसका औसत वजन कितना होता है? तो हमने पढ़ा है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी है, उसका वेट कितना होता है? 2.5 kg, मीन्स 2.5 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज डन टिल मंथ फ्रॉम बर्थ ऑफ इन्फेंट। जब मीन्स जो इन्फेंट, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें कब तक उसको मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग करानी है? तो ये कितना है? ये बर्थ से लेकर 6 मंथ तक, मीन्स जो बर्थ से लेकर 6 महीने तक इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग ही सिर्फ करानी है। तो ये है कि बर्थ से लेकर 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? अगर हम बात करें कि 1 कैलोरी जो होती है, उस 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो वो होते हैं 4.184 जूल। 4.184 जूल, 1 कैलोरी में 4.184 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडिशन ऑफ 1 और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू फूड इज़ नोन एज। जब कोई भी फूड प्रोडक्ट में, कोई भी एक फूड प्रोडक्ट है, उसमें जब एक या एक से अधिक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को मिलाया जाता है, या कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसमें एक से अधिक इसेंशियल जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको मिलाने की जो प्रक्रिया है या जो मिलाने की जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? फोर्टिफिकेशन, सप्लीमेंटेशन, एनरिचमेंट एंड एडल्टरेशन। तो कोई भी फूड प्रोडक्ट जैसे ये है, इसमें एक या एक से अधिक जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिलाना, इसकी प्रोसेस कहलाती है फोर्टिफिकेशन। अब हम बात करें अगर सप्लीमेंटेशन की, जैसे ये स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, बालवाड़ी प्रोग्राम है, ICDS प्रोग्राम है, इसमें जो अलग से जो कुछ प्रोवाइड कराते हैं फूड प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं सप्लीमेंटेशन। मीन्स जो हमारी डेली की जो बेसिक नीड्स हैं, अगर उनको कोई एरिया है जहाँ पे उनकी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो उनकी वो बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए जो अलग से फूड प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंटेशन फूड प्रोडक्ट या सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। एनरिचमेंट मीन्स कोई फूड प्रोडक्ट है, लाइक वीट है, वीट की जब प्रोसेसिंग हो रही है, उसके ऊपर से जो ब्रान है, लेयर, सरफेस है, वो रिमूव हो रहा है, उसकी पॉलिशिंग कर रहे हैं, तो क्या लॉस हो रहा है? तो यहाँ पे विटामिन B का लॉस हो रहा है। तो जो न्यूट्रिएंट पूरी प्रोसेसिंग के दौरान लॉस हुआ है, या जो भी प्रोसेस कर रहे थे उस दौरान जो पूरा जो भी पोषक तत्व नष्ट हुआ है या लॉस हुआ है, वही सेम उतने ही अमाउंट में न्यूट्रिएंट को मिलाना, उसको कहते हैं एनरिचमेंट। देखो, फोर्टिफिकेशन लाइक सॉल्ट है,
उसमें आयोडीन का फोर्टिफिकेशन करते हैं। मीन्स उसमें आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, उसमें फूड में आयोडीन या आयरन नहीं था सॉल्ट में, ऊपर से मिला रहे हैं, इसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन। ऐसे ही सिमिलर वीट था, वीट से वीट फ्लोर बनाया तो उसकी जो बीच में पूरी प्रोसेसिंग हुई उसमें कुछ विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स लॉस हो गया। जो मिनरल एंड विटामिन का लॉस हुआ है उतने अमाउंट में ही मिनरल एंड विटामिन को फ्लोर में ऐड करना, उसको बोलते हैं इनरिचमेंट। तो ये दोनों डिफरेंस हैं बिटवीन फोर्टिफिकेशन एंड इनरिचमेंट। फोर्टिफिकेशन के लिए सिंपल सा आप याद रखो, हम लोग जो भी देखो जब घर में नमक आता है उस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड विद आयोडीन, तो सिंपल सी एक ये लाइन याद रखो कि सॉल्ट इज़ फोर्टिफाइड विद आयोडीन। मीन्स क्या है, सॉल्ट में आयोडीन था नहीं, ऊपर से उसमें मिलाया है, तो वो हो गया फोर्टिफिकेशन। और कोई कोई जो देखो ये फूड प्रोडक्ट्स जो आते हैं लाइक फ्लोर है या कुछ, उसमें लिखा होता है इनरिच्ड विद विटामिन बी, विटामिन सी, एनीथिंग। तो इनरिचमेंट मीन्स जो प्रोसेसिंग के दौरान जितना भी न्यूट्रिएंट लॉस हुआ है उसको मिलाना, उसको कहते हैं एनरिचमेंट। अब एडल्ट्रेशन क्या है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसमें से कोई जो भी लाइक मिल्क है, मिल्क में पानी ऐड करना या मिल्क में जो फैट प्रेजेंट है या प्रोटीन जो प्रेजेंट है उसको बाहर निकालना। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट उसमें चीज़ें जो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो चीज़ अच्छी नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, उसको मिलाना, या फूड प्रोडक्ट में कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको बाहर निकालना, ये दोनों कंडीशन एडल्ट्रेशन में आती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑयल इज़ फोर्टिफाइड विद। ऑयल किसके साथ फोर्टिफाइड किया जाता है, तो ऑयल को फोर्टिफाई करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है फोर्टिफिकेशन। ऑयल में क्या होता है, ऑयल में फैट होता है, ठीक है, फैटी एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑयल में क्या नहीं होता है, तो विटामिन ए नहीं होता है। तो मीन्स जो फैट में या ऑयल में जो चीज़ प्रेजेंट नहीं थी उसको बाहर से ऐड करना, उसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो ऑयल में विटामिन ए ऐड करते हैं एंड कुछ कुछ अभी ऑयल आते हैं उनमें विटामिन डी भी ऐड होता है। तो जो न्यूट्रिएंट फूड प्रोडक्ट में नहीं प्रेजेंट हैं उनको बाहर से मिलाना, उसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो ऑयल जो है वो विटामिन ए के साथ फोर्टिफाई किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस सिंबल इंडिकेट। ये जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या है, तो ये सिंबल का सिंपल सा मीनिंग है डू नॉट ब्लीच। मीन्स ये सिंबल बताता है कि कपड़े को ब्लीच नहीं करना है। बट यहीं पे अगर बीच में CL लिखा होता तो इसका मतलब हो जाता कि कपड़े को क्लोरीन ब्लीच नहीं करना है, बाकी कोई अदर ब्लीच उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इस सिंबल का, ये जो सिंबल है इसका मीनिंग ये है कि कपड़े को ब्लीच नहीं करना है। और यहाँ पे अगर बीच में CL लिख देते तो ये हो जाता कि क्लोरीन ब्लीच नहीं करना है। नेक्स्ट है, बैलेंस एंड रिदम आर। मीन्स संतुलन और लय क्या है, बैलेंस एंड रिदम क्या है। ऑप्शन क्या है, बेसिक अरेंजमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हैं, कंपोनेंट्स ऑफ आर्ट हैं। तो हमने पढ़ा है कि बैलेंस है, रिदम है, प्रपोर्शन है, एम्फेसिस, हार्मनी, यूनिटी, ये सब क्या है, ये है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। ये डिज़ाइन के सिद्धांत हैं, ये प्रिंसिपल हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए है कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, सबको पता है लाइन, कलर, टेक्सचर, ये सब एलिमेंट्स हैं, बट ये टोटल कितने हैं, कितने एलिमेंट ऑफ आर्ट हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। तो ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, कितने हैं ये आपको बताना है कि जो बेसिक एलिमेंट हैं आर्ट के ये टोटल कितने हैं, ये आपको नंबर में बताना है। 5 है, 6 है, 8 है, 10, 12 कितने हैं वो आपको बताने हैं। और अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल है 5, और बैलेंस और रिदम की अगर हम बात करें, संतुलन और लय, तो ये जो है डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम इज़ मेड अप ऑफ 2 कलर्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है ये 2 कलर से मिलके बनती होती है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ये 2 कलर से मिलके बनती है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर में ये 2 कलर कौन से होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम है क्या। ऑप्शंस क्या हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर, मीन्स एक दूसरे के आसपास होते हैं। ट्राइंगल, तो यहाँ से ट्राइंगल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ट्राइंगल है तो उसमें 3 होंगे, यहाँ पे कितने हैं 2, तो ट्राइंगल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इक्वली स्पेस्ड ऑन कलर व्हील, अब इक्वल जैसे कलर व्हील ये है, ठीक है, इसमें अब इक्वल स्पेस की हम बात करें तो इसमें इक्वल स्पेस पे हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, अपोजिट टू ईच अदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में जो 2 कलर होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। लाइक ये कलर व्हील है तो यहाँ पे अगर रेड है, यहाँ पे आता है ग्रीन, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। लाइक ये दोनों अपोजिट, जो भी कलर एक दूसरे के अपोजिट आते हैं
वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। और अगर अभी तक आपने कलर स्कीम नहीं पढ़ा है तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो कलर स्कीम का चैनल पे प्रेजेंट है, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इससे आपके जितने भी डाउट हैं कलर स्कीम को लेके वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एक वीडियो में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लू कलर सिंबलाइज, ब्लू कलर किसका सिंबल है, या नीला रंग क्या प्रतीक करता है या क्या बताता है? ऑप्शंस क्या हैं? लव, वेल्थ, लॉयल्टी एंड करेज। तो जो ब्लू कलर है ये बताता है लॉयल्टी को, कि वफादारी, जो नीला रंग है ये वफादारी का प्रतीक है, लॉयल्टी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोसीजर यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वूल, क्या प्रोसीजर है जो वूल से इम्प्योरिटी को, या वूल जो भी ऊन है, ऊन में जो भी बाहर से गंदगी या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है? ऑप्शंस क्या है? स्काउरिंग, साइंजिंग, मर्सराइजिंग एंड टेंटरिंग। तो जो वूल में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए स्काउरिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है, तो वूल के लिए यूज़ होता है स्काउरिंग। और अगर हम बात करें साइंजिंग की, यहीं पे अगर हम बात करते हैं साइंजिंग की, तो साइंजिंग क्या है? जो फाइबर है, जो फैब्रिक है, फैब्रिक के ऊपर हल्के हल्के से कुछ फाइबर्स रह जाते हैं, तो इन फाइबर्स को हटाना मीन्स बर्न करना हाई टेम्परेचर पे, इसको बोलते हैं साइंजिंग। मर्सराइजिंग प्रोसेस ये कॉटन में होती है, कॉटन में चमक लाने के लिए। टेंटरिंग ये मैकेनिकल फिनिश है, जो भी कपड़े जो अगर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, उनमें यान या उनके डायमेंशन कपड़े का ख़राब हो गया है, जैसे लाइक ये कपड़ा है, उसके बाद उसने कोई कपड़े को धोया या कुछ किया तो कपड़े के जो डायमेंशन है ये अगर टेढ़े टेढ़े हो गए, तो इनको सही करना, डायमेंशन को एग्जैक्ट पोजीशन में लाना, इसको कहते हैं टेंटरिंग। तो वूल में अगर ऊन में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसको बोलते हैं स्काउरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग फाइबर एंड्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फैब्रिक। देखो हमने अभी डिस्कस किया कि फैब्रिक पे अगर कुछ छोटे छोटे फाइबर्स आ जाते हैं तो इनको बर्न करने की प्रोसेस या इनको फैब्रिक के ऊपर से हटाने की प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, प्रेसिंग ऑफ फैब्रिक एट अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे कपड़े को प्रेस करना मीन्स बड़े स्तर पे कपड़े को प्रेस करना, उसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग है, कैलेंडरिंग है, बाई पॉलिशिंग है या क्रैबिंग है? तो जब कपड़े को लार्ज स्केल पे प्रेस किया जाता है तो उसको बोलते हैं कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग से कपड़े में क्या आती है? साइन आती है, और इसका जो बाहर का जो टेक्सचर है वो स्मूथ लगता है, तो कपड़े में साइन और टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए कैलेंडरिंग किया जाता है। कैलेंडरिंग एक सिंपल आयरन के जैसे प्रोसेस है, जैसे छोटे स्केल पे घर में कपड़े एक दो कपड़े हुए उनको आयरनिंग कर लिया, प्रेस कर लिया तो उनमें साइन आ जाती है, स्मूथ लगने लगते हैं। तो यही कपड़े जब लार्ज स्केल पे फिनिश करने होते हैं तो वहाँ पे कैलेंडरिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इट इज़ अ वुवन टेक्सटाइल ऑफ बंगाल, बंगाल की वुवन टेक्सटाइल कौन सी है, या बंगाल का जो बुना हुआ कपड़ा है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? ब्रोकेड, कांजीवरम, पैथनी या जामदानी। तो जो बंगाल का जो बुना हुआ कपड़ा है या बंगाल का जो वीव किया हुआ कपड़ा है, क्लॉथ है, उसको बोलते हैं जामदानी। ठीक है, जो बंगाल का कपड़ा है उसको जामदानी बोलते हैं। अब बचे क्या? ब्रोकेड, ब्रोकेड होता है बनारस का, कांजीवरम तमिलनाडु का, पैथनी है महाराष्ट्र का। ये चारों आपको याद रखने हैं। बंगाल का जामदानी है, ब्रोकेड जो है वो बनारस का है, कांजीवरम तमिलनाडु का है, पैथनी जो है वो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ अ फिनिश बॉटम एज ऑफ अ गारमेंट, कोई कपड़ा है उसकी जो बॉटम एज है उसकी फिनिश को क्या कहते हैं? जैसे जब हम लोग 6 7 8 में पढ़ते तो हमारे ड्रेस में क्या चलता था? स्कर्ट। स्कर्ट का जो नीचे फिनिश होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कैसे फिनिश करते हैं? उसमें हेमिंग करते हैं ना, तुरपन करते हैं। तो वही चीज़ है, जो कपड़े का जो नीचे का पोर्शन है उसकी फिनिशिंग को क्या कहते हैं? उसकी फिनिशिंग को हेम कहते हैं, हेमिंग कहते हैं या तुरपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्ज रनिंग स्टिच जो होल्ड करता है लूजली 2 और मोर फैब्रिक पीसेस टुगेदर इज नोन एज, कोई लार्ज स्केल पे रनिंग स्टिच करनी है उसमें जो कई सारे लेयर्स के कपड़े को एक साथ पकड़ के रखते हैं तो वो कौन सी स्टिच कहलाती है? ऑप्शंस क्या है? स्टैंडर्ड स्टिचिंग, बैक स्टिचिंग, जिग जैग स्टिचिंग एंड बास्टिंग स्टिचिंग। मीन्स ऐसी सिलाई जिसमें बड़े बड़े कच्चे टाके लगाकर कपड़ों को जोड़ कर रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं?
तो उसको कहते हैं बास्टिंग। जहाँ पे भी कपड़े को जोड़ने की बात की जाए या बड़े बड़े कच्चे टाके की बात की जाए या बड़ी बड़ी रनिंग स्टिच की बात की जाए, जहाँ पे बताया जाए कि कपड़े जो है लेयर्स में उनको जोड़ना है, इस टाइप का कुछ भी वर्ड आए तो सिंपल सी वहाँ पे क्या आएगा, बास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीम यूज टू हाइड ऑल रॉ एज, मीन्स कोई कपड़ा है उसको सिलाई की, उसके किनारे किनारी जो है वो बिल्कुल रॉ है, ख़राब है, इसको फिनिश करने के लिए या इसको छिपाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन क्या है, फ्रेंच सीम, फ्लैट फेल्टेड सीम, डबल सीम या टॉप सीम। तो जो कपड़ा है उसके जो किनारा है वो अगर फिनिश्ड नहीं है अच्छे से और उसके जो रॉ जो एजेस हैं वो बिल्कुल ख़राब है, उसमें से धागे निकल रहे हैं, तो उसको फिनिश करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो ऐसी एज को फिनिश करने के लिए फ्रेंच सीम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर डिज़ाइन टू कंट्रोल फुलनेस एंड गिव शेप टू क्लॉथिंग। इनमें से कौन सी डिज़ाइन है या कौन सी चीज़ है जो कपड़े की जो फुलनेस है उसको नियंत्रित करते हैं और कपड़े को शेप प्रोवाइड करते हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं, सीम, डार्ट्स, फेसिंग एंड लाइनिंग। हमने सीम का अभी देखा कि जो फिनिश जो एज होती हैं इनको फिनिश करने के लिए सीम को यूज़ करते हैं। फिर है डार्ट्स, फेसिंग एंड लाइनिंग। तो जहाँ पे बात आती है कपड़े में फुलनेस को कंट्रोल करने की, कपड़े को साइज या शेप देने की, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, डार्ट्स। यहाँ पे अगर प्लीट्स होता तो प्लीट्स जो है वो सिर्फ फुलनेस कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे दिया है शेप भी देता है तो ये हो जाएगा डार्ट्स। फेसिंग मतलब जो नेक लाइन जब फिनिश करते हैं उसको बोलते हैं फेसिंग। लाइनिंग मीन्स अस्तर लगाना, जो कपड़े में अस्तर लगाते हैं उसको बोलते हैं लाइनिंग। तो जब यहाँ पे बात आती है कपड़े में फुलनेस को कंट्रोल करना और उसको साइज देना, शेप देना, तो वो हो जाएगा डार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ ऑफ पंजाब इज़, पंजाब का जो कढ़ाई किया हुआ कपड़ा है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस क्या हैं, चिकनकारी, पुलकारी, कांथा या कसूती। तो सिंपल सी बात है, जो पंजाब की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको पुलकारी बोलते हैं। चिकनकारी कहाँ की है? लखनऊ की है। कांथा वेस्ट बंगाल, कसूती इज़ फ्रॉम कर्नाटका। तो जो पंजाब की जो पुलकारी है, जो पंजाब की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको बोलते हैं पुलकारी। नेक्स्ट क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ जॉ, टीथ और लिप्स ये कॉज करता है। जो डिफॉर्मेशन है अगर जॉ का, टीथ का या लिप्स का, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टटरिंग, स्ट्रैमलिंग, स्टैमरिंग या क्लचरिंग या लिस्पिंग। तो जब जॉ में, टीथ में या लिप्स में कोई डिफॉर्मेशन होता है तो वहाँ से जो बोलते हैं तो वो प्रॉपर साउंड नहीं आती है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई तुतला के बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं लिस्पिंग। जब भी जॉ में, टीथ में या लिप्स में कोई डिफॉर्मेशन होता है तो वहाँ से जो अफेक्ट होता है हमारा लैंग्वेज या कुछ बोले तो उसको हम बोलते हैं लिस्पिंग। स्टटरिंग मीन्स बोल रहा है, कुछ बड़बड़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मीन्स बोल तो रहे हैं। स्टैमरिंग मीन्स हकला रहे हैं। क्लचरिंग मीन्स मतलब प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में नहीं बोल रहे हैं। बट जब यहाँ पे बात आती है डिफॉर्मेशन ऑफ जॉ, टीथ और लिप्स, तो वो होता है लिस्पिंग। और ये सभी रिलेटेड है लैंग्वेज डिफॉर्मेशन से ही, कि जब लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है तब ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बट जब जहाँ पे जॉ, टीथ और लिप्स का डिफॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे होती है लिस्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फियर रिलेटेड इमोशन इज, जो फियर से रिलेटेड इमोशन क्या है? यहाँ पे घबराहट होती है, डर होता है या किसी से भय लगता है, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड इमोशन क्या है? ऑप्शंस क्या है, साइनेस, जॉय, अफेक्शन या क्यूरोसिटी। तो जॉय तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फियर दिया है। तो जॉय कहाँ पे होती है? जब खुशी होता है। अफेक्शन कहाँ पे होता है? जहाँ पे डर बिल्कुल नहीं होता है वहाँ पे अफेक्शन होता है। क्यूरियोसिटी मीन्स चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, तो वहाँ पे डर तो होगा ही नहीं। तो बचा क्या? साइनेस। हम किसी भी अगर है किसी पर्सन को अगर बोल दो कि जाके आपको स्टेज पे जाके एक स्पीच देना है, तो वहाँ पे क्या आता है? उसको थोड़ी सी शर्म भी लगती है, अंदर से घबराहट भी होती है। तो ये हो जाएगा फियर रिलेटेड इमोशन। मीन्स साइनेस जो है ये फियर रिलेटेड इमोशन हो जाएगा। बाकी जॉय है, अफेक्शन है, क्यूरोसिटी है, तो ये सारे फियर रिलेटेड इमोशंस नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम इज़ नोन एज, जहाँ पे रिटन राइटिंग प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे लिखने की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे राइटिंग डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रोसोडिया या ऑटिज्म। तो जब हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। अब यही जब
रीडिंग प्रॉब्लम होती है, पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। जहाँ पर राइटिंग की बात आती है, मीन्स हम ऐसे ऐसे कुछ लिख रहे हैं। अब हो सकता है कई सारे लोगों को डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया में अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो उसके लिए एक सिंपल सा क्या आपको याद करना है, जब आप कुछ हम लोग लिखते हैं तो ऐसे ऐसे लिखते हैं, या ग्राफ बना रहे हैं तो ऐसे, तो हम ग्राफ भी बना रहे हैं तो हम लिख ही तो रहे हैं। तो जब हम लिखते हैं वहाँ पे आता है डिसग्राफिया, और बचा क्या, डिसलेक्सिया। मीन्स जहाँ पे रीडिंग प्रॉब्लम है तो वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। जब हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया इज रीडिंग प्रॉब्लम, डिसग्राफिया इज राइटिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, येलो थिक लिक्विड सिक्रीटेड फ्रॉम ब्रेस्ट फॉर 2 to 3 days आफ्टर डिलीवरी इज, मीन्स प्रसव के 2-3 दिन बाद तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वो क्या होता है? ऑप्शंस क्या है? मिल्क, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रम। तो ये जो येलो थिक लिक्विड सिक्रीट होता है ब्रेस्ट से आफ्टर 2 to 3 days ऑफ डिलीवरी, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्यूनाइजेशन फॉर मीजल्स इज डन एट द एज ऑफ, जो मीजल्स है, खसरा है, खसरे का जो प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन होती है वो कब लगती है? इमीडिएट आफ्टर बर्थ, 9 month आफ्टर बर्थ, 9 month आफ्टर बर्थ या 12 month आफ्टर बर्थ। तो जो मीजल्स का जो इम्यूनाइजेशन होता है वो 9 month के बाद होता है, 9 month आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एज ऑफ, जो BCG का टीका है उसके लगाने की एज क्या है? देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी तक अगर आपने अगर TGT PGT ये सब एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इम्यूनाइजेशन से लेके कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आता है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा वैक्सीन है, उसकी एज क्या है, कब देते हैं, कैसे देते हैं, ये बिल्कुल आपको पढ़ लेना है। तो BCG की वैक्सीन कब देते हैं? तो BCG की वैक्सीन जो है इमीडिएट आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ के तुरंत बाद देते हैं। और BCG की वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि जो BCG है इसकी जो वैक्सीन है ये कौन सी डिजीज़ के लिए दी जाती है, और ये दी जाती कब है? इमीडिएट आफ्टर बर्थ, बर्थ के इमीडिएट बर्थ के बाद दिया जाता है, जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। पर ये BCG का टीका दिया किस लिए जाता है, कौन सी बीमारी के लिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप इज सिचुएटेड एट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है विजुअली हैंडीकैप्ड पर जो ब्लाइंड चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए जो विजुअली हैंडीकैप नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? तो जो ये विजुअली हैंडीकैप नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ये देहरादून में है। अगर हम बात करते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट की तो ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे इज़ ऑन, जो वर्ल्ड एड्स डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे जो है ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एड्स डे की तो ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये AIDS ये बताना है आपको, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है, ये कैसा इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या वायरस इन्फेक्शन है, तो ये बताना है आपको। और उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो वर्ल्ड एड्स डे जो है ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ ऑन, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइटोकेमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं टर्मरिक में वो कौन से हैं? जो फाइटोकेमिकल टर्मरिक में प्रेजेंट होता है वो क्या है? तो वो है कारक्यूमिन। जो कारक्यूमिन जो ये फाइटोकेमिकल है ये टर्मरिक में प्रेजेंट होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या थे आपके लिए, जो BCG का टीका है या BCG की जो वैक्सीन है ये कौन सी बीमारी के लिए दी जाती है? उसके बाद एड्स जो है ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बताना है आपको। तो इस वाले पोर्शन में हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने 70 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके आगे 71 से नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये इसका सेकेंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, इसमें हमने 40 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।